नमस्कार, आप देख रहे हैं सेंसर टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री की रैलियों से गुजरात में बढ़ा चुनावी पारा। आज सांसद राहुल गांधी भी होंगे कांग्रेस के चुनाव प्रचार में शामिल। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरने वाले 7 नेताओं को बीजेपी ने पार्टी से निकाला। केंद्र सरकार ने बजट बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से करेंगी बजट पूर्व बैठक। उद्योग जगत के लोगों से मिलकर बजट पर जानेगी राय। अमेरिका में फिर हुई सरेआम गोलीबारी। सब लैंगिक नाइट क्लब में सामूहिक गोलीबारी में करीब 5 लोगों की मौत, 18 घायल। गोवा के समुद्र तट पर 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की रंगारंग शुरुआत। फ्रांस बना कंट्री ऑफ फोकस। स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। चिरंजीवी इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से हुए सम्मानित। कतर में रंगारंग कार्यक्रम के बीच शुरू हुए फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी हुए शामिल। विश्व कप के पहले मुकाबले में इक्वाडोर ने मेजबान कतर को 2-0 से हराया। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों पर। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। इस चरण में 1 दिसंबर को मतदान होगा। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सौराष्ट्र में 4 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने अमृतकाल में राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों को हर बूथ पर भारी मत देने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने गुजरात के अमरेली जिले के लोगों से अपील की कि वे अगले महीने होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों में अपना वोट कांग्रेस पर बर्बाद न करें, क्योंकि उसके पास विकास की कोई रूपरेखा नहीं है। આપણે જ્યારે ચિરંજીવી યોજના કરી તો માતા મૃત્યુદર શિશુ મૃત્યુદર ઘટાડવા માટેનું કામ આદર્યું અને પછી ઘેર ગયા પછી પણ બાળકનું મૃત્યુ ન થાય એટલા માટે બાલ સખાઈ યોજના શરૂ કરી, જેથી કરીને ડોક્ટર 3 મહિના 6 મહિના સુધી એ નવે જન્મેલા બાળકની चिंता કરે। કુપોષણ સામે મોટું આંદોલન ચલાવ્યું। આંગણવાડીની અંદર કુપોષણ સામે આંદોલન ચલાવ્યું। આપણે દીકરીઓ સ્વસ્થ હોય તો એના સંતાનો સ્વસ્થ થાય એટલા માટે દીકરીઓ માટે સબલા અને પૂર્ણા જેવી સ્કીમો લોન્ચ કરી। અમે બાળકો માટે दूध संजीवनी योजनाओं चलावी, जेना कारणे बाळकोने शारीरिक रीते तकलीफ न थाय एनी चिंता करी आपणे। रैलियों को संबोधित करने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम को राज्य की राजधानी में पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की। बैठक गांधीनगर में भाजपा के राज्य मुख्यालय श्री कमलम में आयोजित की गई। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रविवार को दक्षिण गुजरात में निझर और डेडियापाड़ा में जनसभाओं को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर वोट के लिए आदिवासी समुदाय का शोषण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिली। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि उसने आदिवासियों के वोट को लेकर उनका शोषण किया। आजादी के 70 वर्ष बाद भी एक भी आदिवासी भाई या बहन देश का राष्ट्रपति नहीं बना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात में 2 चुनावी सभाएं करेंगे। वीर सावरकर पर टिप्पणी को लेकर मचे घमासान के बीच राहुल गांधी गुजरात चुनाव प्रचार में दस्तक देंगे और सूरत और राजकोट में सभाएं करेंगे। ये पहला मौका है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बीच से गुजरात पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। भारत जोड़ो यात्रा से पहले 5 सितंबर को राहुल गांधी अहमदाबाद पहुंचे थे और साबरमती आश्रम जाने के साथ प्रदेश के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। इसके बाद से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं।
राहुल के गुजरात चुनाव में प्रचार नहीं करने पर बीजेपी और आप की तरफ से निशाना भी साधा जा रहा था। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने रविवार को सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के 7 बागियों को निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में नामांकन दाखिल करने पर पार्टी से निलंबित कर दिया। बीजेपी के इन सभी 7 नेताओं ने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ नामांकन दाखिल कर दिया था, जिसे बीजेपी ने गंभीरता से लिया और इन सभी से नामांकन वापस लेने के लिए कहा गया। ऐसा ना करने पर सख्त कदम उठाते हुए इन सभी को बीजेपी से निलंबित कर दिया गया। गुजरात चुनाव की इन सरगर्मियों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा। सूरज, कल गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की, अमित शाह भी वहां पहुंचे और आज राहुल गांधी के वहां पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो आप बताइए कि आज वहां पर इसके अलावा क्या कुछ खास कार्यक्रम होने जा रहा है और क्या कुछ खास हलचल आज गुजरात चुनाव को लेकर वहां पर नजर आएगी? गुजरात चुनाव अपने चरम पर आ चुका है और मैं इस समय मौजूद हूँ राजकोट शहर में, जो कि सौराष्ट्र का सबसे प्रमुख शहर है। और प्रथम चरण में जहाँ चुनाव होने हैं उसमें सौराष्ट्र की 48 महत्वपूर्ण सीटें हैं और ये इसलिए शालिनी अहम हो जाती है क्योंकि 2017 के विधानसभा की चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उतना अच्छा नहीं किया था। इसलिए हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी खासतौर से इस क्षेत्र पर खास फोकस कर रहे हैं और तमाम केंद्र की योजनाएं जो हैं और राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है। कल प्रधानमंत्री सोमनाथ गए, उसके बाद उन्होंने रैलियां की। आज कांग्रेस, जो कि चुनाव प्रचार में काफी पिछड़ रही थी, उसकी भी रैली राजकोट शहर में राहुल गांधी के होने वाली है शाम को। तो ये कुछ प्रमुख नेता हैं जो आज यहाँ पर रैलियां करेंगे। साथ में आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर पूरी ताकत उसने झोंक रखी है, चाहे सौराष्ट्र हो चाहे दक्षिणी गुजरात का वो हिस्सा जो प्रथम चरण में जहाँ पे मतदान होने हैं। मुद्दों की अगर हम बात करें तो शालिनी काफी मुद्दे हैं जिनको यहाँ भुनाया जा रहा है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस उम्मीद में है कि वो जीत का सिक्सर लगाएगी। वहीं पर दूसरी पार्टियां जो है वो अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ भुना रही है, चाहे वो पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात हो, सस्ती बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, उनकी बात कही जा रही है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, उसने सभी क्षेत्र के जो समुदाय के लोग हैं उनको पाटीदार जी सूरज देखने को मिला था। हार्दिक पटेल क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार में आ चुके हैं तो इस बार देखना होगा उधर क्या रुख होता है। ओबीसी मतदाताओं को साधने के लिए अल्पेश ठाकुर भी भारतीय जनता पार्टी में है जो पिछली बार खिलाफ में थे। तो इस बार देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने सारे सामाजिक संतुलन को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस अभी चुनाव प्रचार में पूरी तरह से उतरी नहीं है और आम आदमी पार्टी प्रचार कर रही है, तो उसका कितना असर होगा ये सब देखने वाली बात होगी। शालिनी जी सूरज, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और गुजरात चुनाव में आज क्या कुछ हलचल रहेगी, संसद टीवी इस पर नजर रखेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कतर के आमिर तमीम बिन अहमद अल थानी के निमंत्रण पर कतर यात्रा पर हैं। कतर पहुंचने पर दोहा के हवाई अड्डे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति ने कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उपराष्ट्रपति ने कतर के अल बायत स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन के दौरान कतर के आमिर तमीम बिन अहमद अल थानी से मुलाकात की। कतर भारत की ऊर्जा सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भागीदार है और भारत कतर की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण सहयोगी है। अगले वर्ष दोनों देश पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष मनाएंगे। कतर में रहने वाले 8,40,000 से अधिक भारतीय दोनों देशों के आपसी संबंधों की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो और IOC के अध्यक्ष थॉमस बाख से भी मुलाकात की। मिस्र के शर्म अल शेख में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में शामिल वार्ताकारों ने रविवार तड़के उस ऐतिहासिक सौदे को मंजूरी दे दी जिसके तहत विकसित देशों के कार्बन प्रदूषण के कारण पैदा हुई मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावित हुए अल्प विकसित देशों को मुआवजा देने के लिए एक निधि तैयार की जाएगी। भारत ने जलवायु परिवर्तन के कारण प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए
कोष स्थापित करने संबंधी समझौता करने के लिए रविवार को मिस्र में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन को ऐतिहासिक बताया और कहा कि दुनिया ने इसके लिए लंबे समय तक इंतजार किया है। COP27 के समापन सत्र में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये भी कहा कि ये क्षतिपूर्ति निधि उन गरीब परिवारों के लिए एक जीवन रेखा होगी जिनके मकान नष्ट हो गए हैं, जिन किसानों के खेत बर्बाद हो गए हैं और जिन द्वीपों के लोगों को अपने पुश्तैनी मकान छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ा है। अब बात अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की। गोवा के समुद्र तट पर लहरों से ज्यादा सिनेमा के उत्सव की गूंज सुनाई दे रही है, क्योंकि रविवार को यहां 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत जो हो गई है। इस फेस्टिवल में इस बार कंट्री ऑफ फोकस फ्रांस है। रंगारंग उद्घाटन समारोह की शुरुआत फिल्म अभिनेत्री मृणाल ठाकुर की गणेश वंदना से हुई। फिर मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ा। समारोह में परेश रावल, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, मनोज वाजपेयी और बाहुबली और RRR के लेखक को भी सम्मानित किया गया। स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सुपरस्टार चिरंजीवी को नवाजा गया। समारोह के उद्घाटन पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब कोई भी फिल्म क्षेत्रीय नहीं रही, बल्कि कंटेंट बेहतर हो तो पूरी दुनिया उस फिल्म को देखती है और लोहा मानती है। फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए फिल्मी सितारों अजय देवगन और मनोज वाजपेयी ने भी सिनेमा की बढ़ती शक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त की। You can expect many first, like a new film bazaar, which is as per the international standards. You could see that more than 40% work comes from the women. Third is the 75 creative minds of tomorrow has been picked out of 1,000 such applications. And the youngest one is 18 years old. So you could see the kind of talent what we have in this country. Feeling great, I think. This is also audience reaction. I'm very, very happy. It's quite a matter of pride that we host such and organize such a huge film festival. जिस तरीके से यहाँ पे एक कल्चर की तरह फिल्मों को दिखाया जाता है एंड जिस तरीके से यहाँ पे एक अच्छे सिनेमा को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, आई एम सो ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और साथ ही नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत के समाचारों पर। आप बने रहिए हमारे साथ। Those in favor of please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में ayes have it. The bill is passed. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले अब एक नजर डालते हैं टॉप 10 खबरों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महान क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट की जयंती पर उन्हें याद किया। उन्हें नमन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने अपने ट्विटर संदेश में कहा कि राजस्थान गौरव केसरी सिंह बारहट एक सच्चे देशभक्त थे जो भारत की आज़ादी के लिए अपने बेटे को बलिदान करने से भी नहीं झिझके। चेतावनी राचूंटिया उनकी ओजस्वी लेखनी का सशक्त उदाहरण है जिसने स्वाधीनता आंदोलन की राह ही बदल दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली में नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। कार्यक्रम में वित्त मंत्री विमेन इन एनर्जी एम्पावरिंग इंडिया विषय पर संबोधित करेंगी। सुप्रीम कोर्ट आज गुजरात में मोरबी पुल ढहने की घटना की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 130 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। इसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ करेगी। बिहार के वैशाली जिले के देसरी थाना अंतर्गत सुल्तानपुर गांव के पास में एक तेज रफ्तार ट्रक के अनियंत्रित होकर एक शोभा यात्रा में घुस जाने पर महिलाओं और 6 बच्चों सहित कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और प्रत्येक घायल व्यक्ति को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। आज झारखंड में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध शुरू करेगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में रविवार को सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में ठिकाने की पहचान करने के लिए पुलिस दल के साथ गया लश्कर-ए-तैयबा का एक हाइब्रिड आतंकवादी मारा गया। मदर डेयरी ने लागत बढ़ने का हवाला देते हुए आज से दिल्ली एनसीआर के बाजार में फुल क्रीम दूध की कीमत 1 रुपए प्रति लीटर और टोकन दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया है। ICSI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आज शाम 4 बजे तक CSEET नवंबर 2022 का परिणाम घोषित करेगा। इसकी घोषणा आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर की जाएगी। विश्व मत्स्य दिवस के मौके पर आज मत्स्य विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड दमन में एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये उत्सव टिकाऊ स्टॉक और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक मत्स्य पालन के प्रबंधन के तरीके को बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है। सरकार पिछले 3 वर्षों में इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों या जिलों को पुरस्कृत करेगी। आज वर्ल्ड टेलीविजन डे भी है। अपने आविष्कार के बाद से टेलीविजन लोगों के मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। भारत में पहली बार 15 सितंबर 1959 को टेलीविजन लॉन्च किया गया था। उस समय टेलीविजन ने देश को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस दौर में टेलीविजन पर हम लोग बुनियाद, रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय शो आते थे, जिन्हें देखने के लिए टीवी स्क्रीन के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। इसलिए एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से परे लोगों की राय को ढालने की शक्ति रखने वाले शिक्षा के स्रोत के रूप में टेलीविजन के महत्व को उजागर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व टेलीविजन दिवस की स्थापना की गई थी। टॉप 10 खबरों के बाद अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका में सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। ताजा घटना कोलोराडो की है। कोलोराडो स्प्रिंग्स में एक समलैंगिक नाइट क्लब में सामूहिक गोलीबारी में करीब 5 लोग मारे गए हैं और 18 अन्य घायल हो गए। कोलोराडो स्प्रिंग्स पुलिस के मुताबिक क्लब क्यू में हमले के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि अभी तक संदिग्ध हमलावर की फायरिंग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच में कोलोराडो स्प्रिंग्स की पुलिस जुटी हुई है। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र के स्थल यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया इलाके में शक्तिशाली विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के बाद वैश्विक परमाणु प्रहरी ने इस पर संज्ञान लेते हुए रूस के कब्जे वाले इलाके में परमाणु दुर्घटना को रोकने में मदद करने के लिए तत्काल उपाय करने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने कहा कि ज़ापोरिज़िया के पास 2 दिन में 2 विस्फोट हुए हैं, एक शनिवार शाम और दूसरा रविवार सुबह। आपको बता दें कि युद्ध के शुरुआती दिनों में रूसी सैनिकों की तरफ से संयंत्र पर कब्जा करने के बाद से ही परमाणु तबाही की आशंका सबसे ज्यादा रही है। इस्तांबुल में पिछले हफ्ते हुए बम विस्फोट के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए तुर्की ने सीरिया और इराक के उत्तरी क्षेत्रों में हवाई हमला किया। तुर्की ने 89 स्थानों पर हवाई हमला करते हुए उन कुर्द समूहों को निशाना बनाया जो इस्तांबुल में हुए बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं। तुर्की रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लड़ाकू विमानों ने प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और सीरियन पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स के ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए हैं। साथ ही तुर्की रक्षा विभाग ने F-16 विमान के उड़ान भरने की तस्वीरें और एक ड्रोन से हमले किए जाने की वीडियो फुटेज भी जारी की है। नेपाल में रविवार को गोलीबारी की घटनाओं के बीच संसदीय और राज्य विधानसभाओं के चुनाव संपन्न हुए। नेपाली चुनाव आयोग के मुताबिक सभी 22,000 पोलिंग बूथ पर मतदान शाम 5 बजे से पहले ही समाप्त हो गया। करीब 1,79,000 मतदाताओं में से 61% ने मतदान किया। बजौरा के त्रिवेणी नगर पालिका के नटेश्वरी बेसिक स्कूल में बने मतदान केंद्र पर मतदान समाप्त होने के बाद 2 समूहों के बीच हुई हिंसा को काबू करने के लिए
पुलिस की तरफ से ही की गई गोलीबारी में 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायव चुनावों में शानदार जीत हासिल कर एक बार फिर देश का नेतृत्व कर सकते हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक उन्हें चुनावों में 82 से 85% वोट मिल सकते हैं। अपने पूर्ववर्ती नूर सुल्तान को दरकिनार करने के 1 साल से भी कम समय में कासिम ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की। अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो 69 वर्षीय टोकायव को लगातार 5वीं बार वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। न्यूयॉर्क सहित अमेरिका के कई राज्यों में भीषण बर्फीले तूफान ने जनजीवन को पटरी से उतार दिया है। मेगा सिटी न्यूयॉर्क में कई जगह सड़कों पर 6 फुट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के कारण हुए हादसों में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय मौसम अधिकारियों के मुताबिक अगले 24 घंटों में इतिहास का सर्वाधिक हिमपात होने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने तेज बर्फबारी को लेकर अलर्ट करते हुए लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अध्यक्ष का पद संभालेगा, जो जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का समर्थन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसके अलावा भारत 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता भी ग्रहण करने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर फ्रांस से प्रतीकात्मक अधिग्रहण के लिए आज से टोक्यो में होने वाली GPAI की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो निवर्तमान परिषद अध्यक्ष हैं। काउंसिल चेयर के चुनाव में भारत को पहली वरीयता के वोटों का 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त हुआ था, जबकि कनाडा और अमेरिका टैली में अगले 2 सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर रहे। इसलिए वे संचालन समिति की 2 अतिरिक्त सरकारी सीटों के लिए चुने गए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार ने बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से बजट पूर्व बैठकें शुरू करेंगी। इस क्रम में वो सबसे पहले उद्योग जगत के लोगों से मिलेंगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट चेंज के स्टेक होल्डरों से भी मुलाकात करेंगी। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार आज से होने वाली बैठकें 2 चरणों में होंगी। वित्त मंत्री की ये बैठकें वर्चुअल तरीके से होंगी। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2023 का बजट पूर्व विचार विमर्श सबसे पहले उद्योग जगत के अगुवाओं और अवसंरचना और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ 2 समूह में करेंगी। इसका आयोजन 21 नवंबर 2022 को होगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI UPI लेन देन की सीमा लागू करने पर RBI के साथ चर्चा कर रहा है। इस विषय में तीसरे पक्ष द्वारा चलाई जाने वाली UPI भुगतान सेवा के लिए कुल लेन देन की सीमा को 30% तक सीमित करने के फैसले पर विचार किया जाएगा। NPCI ने इस फैसले को लागू करने के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा तय की है। वर्तमान में लेन देन की कोई सीमा नहीं है। ऐसे में 2 कंपनियों गूगल पे और फोन पे की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 80% हो गई है। NPCI ने नवंबर 2022 में एकाधिकार के जोखिम से बचने के लिए तीसरे पक्ष के ऐप प्रदाताओं के लिए 30% लेन देन की सीमा तय करने का प्रस्ताव किया था। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। तीन मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 65 रनों से शिकस्त दी। इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। इसमें सूर्य कुमार के बल्ले से निकली 111 रनों की पारी का अहम योगदान रहा। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 18.5 ओवर में 126 रन बनाकर सिमट गई। 111 रनों की पारी खेलने वाले सूर्य कुमार को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। कतर में रंगारंग कार्यक्रम के बीच शुरू हुए फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के पहले मुकाबले में इक्वाडोर ने मेजबान कतर को 2-0 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही इक्वाडोर ने 3 अंक अर्जित कर लिए हैं। ये फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली बार है जब कोई मेजबान टीम टूर्नामेंट का ओपनिंग मुकाबला हार गई है। इक्वाडोर ने मैच के पहले हाफ में 16वें और 31वें मिनट में गोल दागे
और पूरे मैच पर हावी रही। इनर वेलेंशिया ने इक्वाडोर के लिए गोल दागे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं 21 नवंबर यानी कि आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। 21 नवंबर साल 1908 को सत्येंद्र नाथ बोस शहीद हुए। सत्येंद्र नाथ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। वे गर्म विचारों के क्रांतिकारी थे। अरविंद घोष के प्रभाव से वे क्रांतिकारी आंदोलन के संपर्क में आए। बोस ने युवकों को अपने दल में शामिल करने के लिए छात्र भंडार नाम की एक संस्था बनाई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी का प्रचार करना था, लेकिन इस संस्था ने युवकों को क्रांतिकारी दल से जोड़ने का कार्य किया। दमनकारी जज किंग्सफोर्ड की हत्या कराने के लिए खुदीराम बोस को सत्येंद्र नाथ ने ही खोजा था। किंग्सफोर्ड पर आक्रमण की घटना के बाद अवैध तरीके से हथियार रखने के कारण सत्येंद्र नाथ को 2 महीने की सजा हुई और उन्हें अलीपुर जेल भेज दिया गया। जेल के अंदर ही उन्होंने एक मुखबिर की हत्या की, जिसके तहत बोस पर इस हत्या का मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। और अंत में आज ही के दिन 1908 में सत्येंद्र नाथ को फांसी की सजा दी गई और वे देश के लिए शहीद हो गए।